पार्ट हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। आज हमारा स्ट्रेटजी से रिलेटेड। सो एसईओ स्ट्रेटजी क्या है कि प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग की क्या प्लानिंग आपने करना है बिफोर एसईओ। ठीक है, तो एसईओ कंसल्टेंट must follow various strategies to ensure that a website is optimized for search engines so that they are indexed and rank well in the search result. तो first step क्या है? Analyze the website for which SEO is planned. Also analyze competitor website. देखो, जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आते हैं, या तो आपका 1% चांस है कि आप बिल्कुल यूनिक होंगे, नहीं तो 99% चांस ये है कि आपके डोमेन में कोई ना कोई और भी सर्व कर रहा होगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, है ना। अब इन दोनों यूनिकॉर्न से अगर नीचे देखा जाए तो विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल सभी आते हैं ना, सभी सेम डोमेन में। तो आपको ये देखना है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वेबसाइट पर ऑफरिंग्स चल रही हैं, किस तरह से वो लोग कीवर्ड को रैंक करा रहे हैं, वैसा पार्ट। Analyze and study the webmaster guidelines of the search engine where the website is to be ranked. अब ये क्या है, सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल, और गूगल का जो वेबमास्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल कुछ इस तरह से होता है। तो जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया जाता है। अब गूगल सर्च कंसोल में अगर मुझे किसी पेज को रैंक कराना है, जैसे आप यहाँ देखो मैंने एक सिंगल पेज बनाया तो उसको रैंक कराया हुआ है। ठीक है, तो ये कराने का भी गूगल ने कुछ टर्म्स लिखे हैं, जैसे कि भाई अगर कोई पेज हम लोग बना रहे हैं तो तुमने HTML CSS सीखा हुआ है ना, शायद HTML वगैरह किया हुआ है ना तुमने। हाँ, तो HTML देखते हो एक टैग आता है हेड के अंदर टाइटल। टाइटल में जो टाइटल लिखा जाता है वो 60 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। अगर वो 60 कैरेक्टर से अबव होगा तो आप गूगल वेबमास्टर यानी कि गूगल सर्च कंसोल की जो पॉलिसीज है उनको ब्रीच कर रहे हो। इसी तरह से मेटा टैग्स होते हैं, उसमें एक टैग आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी जो होता है वो 160 कैरेक्टर लॉन्ग ही होना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेंगे। फ्लिपकार्ट पे जब आप टाइटल में आते हो तो देखते हो टाइटल ग्रॉसरी कॉमा ट्रिपल डॉट लिखा आ रहा है, ये गलत है क्योंकि ट्रिपल डॉट नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने पेज का एग्जांपल दूं, arena.pv.hyperphp.com, तो हमने इस पेज का टाइटल लिखा, क्या लिखा है, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो कोई ट्रिपल डॉट है इसमें नहीं। तो आपको 60 कैरेक्टर के अंदर अंदर ही लिखना होता है। इसी तरह से जो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखते हैं मेटा के अंदर, ये डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी आपकी 160 के अंडर में होनी चाहिए। 160 अबव जाएगा तो भी दिक्कत है। अब ये डिस्क्रिप्शन लिखने का फ़ायदा क्या है, देखो ये जो मैंने इस वेबसाइट के बारे में लिखा, इस वेबसाइट में ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं है, बट क्या होगा कि जब गूगल में सर्चर इसको सर्च करेगा तो यहाँ पर देखो वो लाइन आपको दिखाई देगी लिखी हुई। नोटिस करेंगे इसके अंदर कि जो हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा था इस वेबसाइट का, ये वाला पार्ट, तो ये कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, क्रिएटिव करियर वाला पार्ट यहाँ नीचे। अब देखो मेरी पूरी लाइन दिखाई दे रही है डिस्क्रिप्शन की, बट कुछ लोगों के डिस्क्रिप्शन भी पूरे नहीं दिखाई देते, ट्रिपल डॉट आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगेन जो पॉलिसीज़ हैं गूगल की उनको ब्रेक किया होता है। इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। टाइटल जब सर्च होगा गूगल में तो पूरा दिखना चाहिए, ये नहीं किसका आगे ट्रिपल डॉट लिखा आ रहा है तो वो टाइटल सही नहीं माना जाता। टॉप पर कैसे आ रहा है, गुड क्वेश्चन। देखो फ्लिपकार्ट को आज की डेट में गूगल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है ना, जब आप एक चीज़ के अंदर एक क्या कहते हैं ना कि यूनिकॉर्न बन जाते हो, मतलब कि एक सोलो प्लेयर बन जाते हो, तब आपको ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। ठीक है, फ्लिपकार्ट तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब एसईओ को हम लोग इतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिया करते थे इंडिया में। ठीक है, यानी कि अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखो तो 2008 से चल रहा है ना। अब डिजिटल मार्केटिंग का कॉइन हमारे यहाँ पर कब स्पिन हुआ, देखा जाए तो 2011-12 से। ऐसा नहीं कि उससे पहले डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती थी, क्योंकि इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा 1990 से चल रहा है ना। बट उस दौर में वेबसाइट्स कम होती थी। ठीक है, आज की डेट में अगर आप कोई बिजनेस आइडिया लेके आ रहे तो अपनी वेबसाइट लॉन्च करोगे, अंकित के पास कोई आइडिया, अंकित अपनी वेबसाइट लॉन्च करे, तो आज के पे हर एक सेकंड पर लाखों वेबसाइट लाइव आ रही है। अब उन
उन लाखों लोगों के बीच में आपको अगर टॉप पर आना है तो कुछ तो नॉर्म्स होंगे जो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो वेब डिज़ाइनिंग आना और उसको रैंक कराना दोनों एक कम्प्लीटली डिफरेंट टास्क है। एक वेब डिज़ाइनर आज के दिन में आप देखोगे ना, जैसे बहुत सारी जगह पर आप देखो 5,000 रुपये में वेबसाइट बनवाए, ठीक है, 6,000 रुपये में वेबसाइट बनवाए, कोई लिख रहा होगा 2,500 रुपये में वेबसाइट बनवाए। अब एक कंपनी जो 1.5 लाख रुपये ले रही है, 50,000 रुपये चार्ज कर रही है, 25,000 रुपये चार्ज कर रही है, और एक बंदा 5,000 रुपये में वेबसाइट बना रहा है, तो कुछ तो फ़र्क होगा ना, समझ गए ना। टेक्नोलॉजी का फ़र्क होगा, कहाँ होस्ट हो रही है उस चीज़ का फ़र्क होगा, उसके अंदर ऑन पेज एसईओ किस क्वालिटी का किया गया। तो खाली वेबसाइट बना देने से धंधा नहीं आता, उसके बाद मेन मेहनत स्टार्ट होती है। पता चलता है कई बार तो जब हम लोग एज एजेंसी मॉडल में काम कर रहे होते हैं कि भाई पूरी वेबसाइट ही गलत है, कुछ लगाया ही नहीं गया वेबसाइट के अंदर। अब यहाँ आप देखोगे तो हमने इस पेज को जब सिखाया ऑन पेज एसईओ में तो सब कुछ डाला है, गूगल का साइट वेरिफिकेशन भी है, ठीक है, हमने टाइटल को भी बढ़िया से डाला, डिस्क्रिप्शन डिफाइन किए, कीवर्ड्स हमने इंजेक्ट किए, एनिमेशन, वीएफएक्स एंड गेमिंग अगर कोई गूगल में लिखेगा तो ये पेज दिखाई देगा वहाँ पर। तो अब बहुत सारे वेबसाइट पर जब आप ऐसे कोड को जाके देखोगे ना तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिख के डाल रखा होगा कीवर्ड का, अगेन वायलेशन है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि आप उस ज़माने की प्रैक्टिस को आज की डेट में लगा रहे हो जो बहुत पहले चला करती थी, 20 साल पहले। गूगल हर 2-3 साल में अपने रूल्स बदल देता है, ठीक है। पहले के टाइम में गूगल ये कहता था कि भर भर के बैकलिंक बनाओ, अब कहता है बैकलिंक मैटर नहीं करते, क्योंकि उसे पता चल गया भैया हिंदुस्तान है यहाँ पर, तो सब लोग उल्टे सीधे कहीं ना कहीं कुछ भी बना के अपना 1.5, 2-2 लाख बैकलिंक लेके बैठे हुए हैं। लेकिन क्या वो क्वालिटी बैकलिंक है? नो। तो आप एक ऐसी जगह पर बैकलिंक बनाओ जिसका DAPA बहुत ज़्यादा होता है। देखो थोड़ा टेक्निकल की तरफ चले जाएंगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, सब बाउंसर हो जाएगा, तो धीरे धीरे चलेंगे उधर की तरफ। तो बट फिलहाल मेरा समझाने का जो आपको मतलब था वो ये था कि टाइटल उतना रखो जितना सर्च के अंदर पूरा दिखाई दे। अगर ये टाइटल आपका बड़ा होगा तो सर्च में पूरा नहीं आएगा लिखा। जैसे कि अगर मैं गूगल में जाके यहाँ डिफाइन कर दूँ flipkart.com, तो देख लो ट्रिपल डॉट लिखा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन भी पूरा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया गया जब ये वेबसाइट बनी। लेकिन जब ये बनी थी तब के हिसाब से सही थी, लेकिन आज की डेट में इनका वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़बरदस्त है, माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़बरदस्त है कि इनको मैटर नहीं करता, समझ गए। लेकिन अगर तुम आज की इस भीड़ में अपनी वेबसाइट बनाओगे तो तुम ऊपर नहीं आ पाओगे अगर गूगल के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि इन्हें आज देख जैसे कि होता ना कि किसी बच्चे को इंटरनेट भी नहीं चलाना आता, लेकिन उसे ये पता होगा कि गूगल नाम की कोई चीज़ होती है, या कोई तुम्हें बोलेगा गूगल पे सर्च कर लेना, आप प्रमोशन कर रहे हो। अब तुम्हारी वेबसाइट के बारे में कोई जानता नहीं तो कोई तुम्हारी माउथ पब्लिसिटी करेगा कैसे? आपको कुछ खरीदना होता है, आप कहते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च कर लेना। मार्केट में न जाने कितने मार्केट प्लेस ऐसे बने हुए जहाँ से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। रिलायंस डिजिटल का अपना ऑनलाइन ई-कॉमर्स है, क्रोमा का अपना खुद का है, विजय सेल्स का है, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना है। क्या खरीदते हो वहाँ से? नहीं खरीदते ना। या तो भरोसा जो बनाया है वो जैप्टो ने, ब्लिंकिट ने, इन्होंने बना लिया, या फिर जो है आपका फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट देखो, मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो उसने बहुत ही अलग स्ट्रेटजी फॉलो की। ई-कॉमर्स स्टोर है, पहले डिलीवरी जो होती थी वो 2 से 3 दिन में आती थी, फिर वो सेम डे डिलीवरी तक आए। जब ब्लिंकिट और जैप्टो उसका मार्केट खाने लग गए तो उसने क्या करा, 8 मिनट की डिलीवरी स्टार्ट कर दी। तो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितना फास्ट डिलीवरी वो लोग दे रहे हैं। जैसे अगर हम इस लोकेलिटी पर चेक करते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर, क्या लिखा रहा है ऊपर से 8 मिनट डिलीवरी लिखा रहा है। तो ये आपके वेयर हाउस पर डिपेंड करेगा, आपकी लोकेलिटी पर डिपेंड करेगा। कहीं पर 16 मिनट होगा, कहीं पर 13 मिनट होगा, कहीं पर 12 मिनट होगा, कहीं पर 8 मिनट होगा। अभी 8 मिनट का है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, इसमें मैंने सुबह ऑर्डर प्लेस किया, 6 मिनट में आ गया। कुछ भी नहीं, मेंबर बनो ना, प्राइम मेंबर। इसके अंदर भी होता है, ठीक है, इसके अंदर भी होता है। ये देखो मेरे कॉइन भी रिडीम हुए इसके अंदर अलग से, और ये मैंने सारे सामान ऑर्डर किए थे सुबह, ठीक है। तो अब जो आपको फ्लिपकार्ट से लेना उसके लिए आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है।
और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ओपन बॉक्स डिलीवरी है, आपको खोल के बकायदा चीज़ें चेक करा के जाएगा। अगर आपको लग रहा है भाई कुछ गड़बड़ है तो वापस कर दो वहीं का वहीं। ये भी बाकी कुरियर की तरह नहीं कि जी खोल लिया तो हम वापस नहीं लेंगे, वो नहीं है भाई। मार्केट में अगर आपने चलना है तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। अब मान लो कोई प्रोडक्ट खुल गया, फ्लिपकार्ट इतना बड़ा गेम कैसे खेला है? क्यों? क्योंकि मान लो कि अंकित वहाँ पर सेलर है, फ्लिपकार्ट के मार्केट प्लेस है, मैं बायर हूँ, तो अंकित के साथ फ्लिपकार्ट का कॉन्टैक्ट साइन है कि भाई अगर प्रोडक्ट खुल गया तो आप उसको रीपैकिंग करके दोगे दोबारा से। भाई खुलेगा, अगर प्रोडक्ट सही हुआ तो बिकेगा, नहीं बिक रहा इट मीन्स कि तुम्हारे काम में कुछ गड़बड़ है तो तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। मैं अपने मार्केट प्लेस का नाम खराब नहीं करूँगा तुम्हारी वजह से। तो फ्लिपकार्ट का जो बंदा आएगा वो वहीं खोल देगा, पूरा तुरंत बॉक्स फाड़ देगा फटाफट, लो जी। तो तुम वहीं चेक कर लो चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं अगर चलता हुआ तुमने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर वापस नहीं होगा। कि उसके बाद कोई जी भी ये एक दिक्कत आ गई, तो वो पहले कहते तसल्ली से चेक कर लो। तो बड़ा सामान खरीदोगे तो 100 रुपये चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन मंगाया आपने तो 100 रुपये का है। छोटे मोटे पावर बैंक जिस चीज़ मंगाते हैं उसका फ्री होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। तो अभी ब्लिंकिट भी आपको ओपन नहीं देता है, जेप्टो देता है आपको ओपन बॉक्स। तो जेप्टो एक बहुत बढ़िया है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को सामान खरीदना तो उससे खरीद सकते हो। तो यही होता है कंपटीशन, यही है मार्केट। आपको कुछ ही के कुछ ना कुछ स्टाइल से अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ओपन बॉक्स का कॉन्सेप्ट फ्लिपकार्ट ही लेकर आया था मार्केट में। जो कि लोग कहते थे भी मैंने साबुन मंगाया, चप्पल आ गई, इसमें साबुन आ गई, कुछ आ गया, लेकिन तो ऐसे नहीं, अब सब ट्रांसपेरेंसी। हैव यूज़र फ्रेंडली स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। यूज़र फ्रेंडली स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई जैसे हम लोग जब किसी वेबसाइट में आते हैं तो साइन इन साइन अप के बटन जो होते हैं वो इधर होते हैं राइट हैंड साइड पर, अब तुमने उठा के उल्टी साइड लगा दिए तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं हुआ ना। तो यूज़र फ्रेंडली मतलब होता है कि चीज़ें उस जगह पर हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटेंशन हो, ठीक है। अब जैसे UI UX अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है, राइट हैंड पर क्लिक्स होने चाहिए, लेफ्ट हैंड पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा जो होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है और राइट हैंड जो होता है हमारा फोकस एरिया होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मैगजीन या न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि लेफ्ट पर फोकस रखा जाए, राइट पर नहीं, क्योंकि राइट पर हमें न्यूज़पेपर बताता है ऐड होता है। नोटिस करना कभी न्यूज़पेपर आगे राइट हैंड साइड पर ऐड मिलेंगे, लेफ्ट पर कभी ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ रहे होते हैं उसको। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। चीज़ों को सही ऑर्डर में लगाओ, किसके बाद क्या आएगा। ये नहीं कि होम हमने बना रखा है, हेडर सेक्शन बहुत बढ़िया से, उसके बाद सर्विस जो है बिल्कुल पेज के फुटर पे पहुंचा दिया आपने, तो सही नहीं है ना भाई। एक अंकित है, वो एक वेबसाइट देख रहा है, उसको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, या जैसे अरीना का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्लाइडर होने चाहिए जिसमें कोर्स की ऑफरिंग होगी, अलग अलग तरह के कोर्स होंगे, उनके ऊपर एक नैब बार होना चाहिए। अब तुम नैब बार के साथ तुम खिलवाड़ करोगे, चलो उसका एक बर्गर आइकन बना के कहीं छुपा देते हैं, तो ढूंढने में दिक्कत आएगी, हर किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि भाई क्लिक्स कहाँ है। तो ये यूज़र फ्रेंडली स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो यानी कि बर्गर आइकन हम तब लगाएं, जैसे अमेज़न, आपके पास लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जगह बची नहीं, तो फिर आपने एक और बर्गर आइकन यहाँ लगा दिया, इधर लिंक रख दिया। अब तुम्हारी पूरी वेबसाइट खाली पड़ी और लिंक तुमने यहाँ छुपा दिए मिनिमलिस्टिक दिखाने के लिए, तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, फिर वो गलत है। समझ गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। Ensure that sitemap is submitted and URL structure are clear and search engine friendly। ठीक है, तो आपका जो URL है जो वेबसाइट में खुलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया। अब आप यहाँ से कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो क्या लिखा रहा है, अबाउट अस के अंदर आर स्टोरी, आर अलाइंस। एनिमेशन के अंदर हम लोग आते हैं तो एनिमेशन विद अनरियल इंजन, तो क्या पूरा कीवर्ड बन रहा है अपने आप में। या जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एनी ट्रिनिटी 3D मास्टर कोर्स, इस तरह से, तो ये होता है यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, SEO फ्रेंडली URL, ठीक है। तो यानी कि कीवर्ड उसके अंदर ज़रूर होने चाहिए। तो ये सब क्या है, कीवर्ड है अपने आप में। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो जैसे अगर हम लोग यहाँ जाके इस तरह से इसको डाल दें, ठीक है, तो देखो उसने अपना पेज फाइंड के लिए मैंने कोई अरीना तो नहीं लिखा उसके अंदर, नीचे क्या आ गया, अरीना एनिमेशन इंडिया आ गया। तो ये हमारा अरीना का अपना खुद की वेबसाइट आ गई, स्पॉन्सर हमारा लिंक चल रहा है। लेकिन उसी के जस्ट नीचे देखोगे
तो एडवांस प्रोग्राम इन वीएफएक्स फिल्म मेकिंग, एडवांस प्रोग्राम एनिमेशन वीएफएक्स पेज आ गया नीचे। तो इस तरह से काम करती हैं चीज़ें, तो ऐसे काम कराओ। देखो किसी को नाम बता के आपने बताया कि यार मैंने एक वेबसाइट बनाई xyz.com, तो क्या ही फायदा। आप वेबसाइट बनाओ लेकिन आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज इस तरह से लिस्ट होने चाहिए कि जब कोई भी आप उस सर्विस या प्रोडक्ट को ढूंढे तो आप बिन बताए वहाँ पर दिख जाओ, ठीक है, तब मज़ा आता है। ना कि ये कि यार ये वेबसाइट है, इसको सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, वो नहीं। ऐसे तो पता चला आज तुम लोग मेहनत कर रहे हो वेबसाइट पे तो तुम टॉप पर दिख रहे हो, तुमने एक महीने छोड़ दिया, तुम नीचे चले गए। भाई टॉप पर आने के लिए दुनिया फाइट कर रही है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम टॉप पर आके वैसे टॉप पर रहोगे? नहीं, उसके लिए हर दिन काम करना पड़ेगा। एक वेबसाइट का एसईओ हमेशा होता है, आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को देखना कि पता चला जिस कीवर्ड पे तुम रैंक कर रहे हो तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने भी उसी कीवर्ड को पकड़ के काम करना स्टार्ट किया, तो तुम्हारी रैंक वो ग्रैब कर लेगा। तो उसको बीट कैसे करोगे? उसको बीट करने का तरीका ये है कि अगर कॉम्पिटिटर ने तुम्हारे कीवर्ड से लेके कुछ लिखा तो तुम अपना कीवर्ड फिर बदल के फिर से ऊपर आ जाओ। तो इसके लिए पेड टूल आते हैं मार्केट के अंदर, सैमरस, HREF, ऊवर सजेस्ट, इस तरह के कीवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को रडार पे लगा देते हैं कि भाई जैसे ही वो कुछ लिखे, कुछ बनाए, कुछ पोस्ट डाले सोशल मीडिया की, तो मुझे बताओ। तो अब ऐसा तो नहीं कि आप दिन रात खोल के वेबसाइट बैठे रहोगे किसी की, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको औरों के लिए भी काम करना है। तो जो टूल्स हैं वो आपको बताएंगे भाई कुछ कंटेंट जो है किसी पर्सन ने इस पर्टिकुलर डोमेन से लाइव किया है, आपको कुछ प्लान करना चाहिए, उसके लिए कर लो। फ्री में जाओगे तो रेगुलर चेक करना पड़ेगा, पेड टूल में जाओगे तो सरदर्दी नहीं है, पेड टूल अपना खुद संभालता है चीज़ों को। एंड तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमें गूगल सर्च कंसोल में यहाँ सबमिट करके आना होता है, साइट मैप के अंदर जाके। तो यहाँ देखोगे ये हमने सबमिट किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, तो आपको भी सबमिट कराना होता है। परफॉर्म ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बाय चेकिंग नेविगेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट टू एंश्योर दैट इट फॉलोज द गाइडलाइन ऑफ द सर्च इंजन। तो जब वेबसाइट पूरी बन जाती है तो कुछ टूल्स होते हैं, वैसे तो जैसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही होता है। कोर वेब वाइटल्स में अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम लोग और सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह में आते हैं, ठीक है, तो कोई इशू डिटेक्ट नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी मेरी वेबसाइट पे कोई डिटेक्ट नहीं हो रहा है, सब चीज़ बढ़िया से काम कर रही है इसके अंदर। अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर वार्निंग बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, कोर वेब वाइटल्स आ रहे हैं तो ये भी एकदम ओके आ रहा है। अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर मेरी वेबसाइट की स्पीड वगैरह क्या है, तो रनिंग एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये मुझे बता देगा इसके अंदर कि अगर कोई दिक्कत होगी इसमें। तो आप मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर चेक कर सकते हो। इस तरह के ना फिर कुछ पेड टूल भी आते हैं जैसे SEO ऑप्टिमर, आप यहाँ जाके भी पता लगा सकते हो आपकी वेबसाइट में क्या सही करना है। तो यहाँ पर जाओ, अपना डोमेन का नेम डालो और ऑडिट चला दो इसके अंदर, तो ये अपना बता देगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक्स हैं। जैसे मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन -india.com, अब ये डोमेन है अपना, ठीक है, ये वेबसाइट खोल ली इससे। अब यहाँ जाके ऑडिट पे क्लिक करो, ऑडिट स्टार्ट होगा, वो बताएगा इस वेबसाइट में क्या क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरह के टूल्स भी होते हैं। तो देखो रैंक धीरे धीरे बेटर होती जा रही है, पहले F थी, फिर C पर आ गई, अभी D पर जा रहा है, D+ जा रहा है, और सही हो सकता है C- हो गया अब। C पर पहुंच गए तो C रैंक मिली इस वेबसाइट को। तो रिकमेंडेशन क्या है 21, वो कह रहा है 21 चीज़ें हैं जिनको आप बेहतर कर लोगे तो वेबसाइट सही हो जाएगी। अब वो किस बेसिस पर चेक करता है, आपकी वेबसाइट के लिंक्स, आपकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है, आपका ऑन पेज SEO कितना अच्छा है, आपका सोशल मीडिया कितना अच्छा है, आपकी यूजेबिलिटी कितनी अच्छी है। इस वेबसाइट में जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है यूजेबिलिटी। उसके अलावा लिंक्स बहुत अच्छे नहीं है, परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर है बाकी के कंपैरेटिवली, ऑन पेज SEO परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, B- देख रहे हो, इसको D रैंक मिली है, इसको F मिली है। F क्यों मिली इसको? क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि पूरी वेबसाइट में कहीं भी सोशल मीडिया का कोई जिक्र ही नहीं है।
जैसे देखते हो जब कोई वेबसाइट हम लोग चलाते हैं तो उसके फुटर में आपको एक चीज़ मिलती है देखने के लिए, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स। तो जैसे हम लोग यहाँ आएंगे तो ये दिखाई दे रहा है, ये चीज़ ना होने की वजह से इसकी रैंक गिर गई, तो ये ज़रूर होने चाहिए आपके, ठीक है। और ऐसी क्या क्या कमियां हैं जिनके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। ऑन पेज एसईओ बेहतर किया जा सकता है। ऑन पेज एसईओ के अंदर बी माइनस मिला है, क्या गलती है इसके अंदर, अब आपको यहाँ पता चलेगा। टाइटल टैग ही गड़बड़ है आपका, ठीक है। क्या लिखा रहा है, 50 से 60 कैरेक्टर के बीच में लेंथ होनी चाहिए थी, और इस पेज का टाइटल है सिर्फ अरीना एनिमेशन, बहुत छोटा रह गया ना, ये गलती है। और क्या गलती की है इस वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर सिर्फ 15 की लेंथ है, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग है ही नहीं। अगर मैं इसका कोड ओपन करता हूँ तो इसमें देखो डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, मेटा लिंक स्क्रिप्ट और गूगल टैग लगा दिया, ये लिंक लग गए, ये स्क्रिप्ट लग गई इसके अंदर, और यहाँ से आपका ये ख़त्म हो गया, फिर आपका बॉडी स्टार्ट हो गया नीचे। तो पेज बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जिसने भी इस पेज को डिज़ाइन किया, तो ये कमी पता चली। SERP स्निप्ट रिव्यू, अगर गूगल में सर्च करोगे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में सिर्फ इतना लिखा आएगा। अब अरीना एनिमेशन क्या है, ये अरीना एनिमेशन नहीं पता, ठीक है। HREF लैंग्वेज एट्रीब्यूट ये गायब है इसके अंदर से, जब भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, नहीं ये लगा हुआ है, इस पर क्या है, हाँ ये पास में है, ये पास हो गया। H1 जो टैग है उसका डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हुआ है। H1 पूरे पेज में एक बार होना चाहिए, और यहाँ पर भर भर के H1 लगाया गया, ठीक है, तो ये भी गलती है इसके अंदर। H2 से लेके H6 सब पास हो गए, H4 एक भी इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें, ठीक है। कीवर्ड की डेंसिटी, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, तो ये देख रहे हो इस तरह से टूल्स होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, भाई आपको पता लग जाएगा मुझे क्या क्या चीज़ें सुधारने की जरूरत है जिससे मेरी वेबसाइट की रैंक इम्प्रूव हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो अब एजेंसी वाले क्या होते हैं, जैसे मान लो कि भाई अंकिश है, ये एक वेब डिज़ाइनर, इसने वेबसाइट बनाई किसी क्लाइंट के लिए, वो क्लाइंट लेके जाता है अपनी एजेंसी के पास, एजेंसी 1 मिनट में पूरी पोल पट्टी खोल देगी, लो जी वेबसाइट में ये दिक्कत है। तो वो क्या करेंगे एजेंसी वाले, वो पैसे कमाने के लिए भाई इस वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, आपके डिज़ाइन ने तो पूरी गलत बनाई। अब आप जब इतना एरर देखोगे तो क्या बोले, ठीक है भाई सब बना दो, क्या चार्ज लगेंगे, पे कर देंगे, ठीक है। या फिर अंकिश को इतनी पहले से नॉलेज होनी चाहिए थी कि जब वो बना रहा था उस वेबसाइट को तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। तो अंकिश जब लोग पढ़ते थे तो क्या यही सब चीज़ें बताते थे ना कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम कोई इमेज कॉल कर रहे हैं तो उसमें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, कोई लिंक बना रहे हैं तो उसमें टाइटल टैग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं। Perform keyword analysis, as keyword are very important for any website to be optimized. Perform off-page optimization by ensuring that quality links are found naturally through user engagement. तो देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि हम अलग अलग वेबसाइट पर जाके बैकलिंक बना लिया करते थे। अब जो बैकलिंक है वो फ्री नहीं है। अब बैकलिंक कैसे मिलता है, आपको पेड मिलता है। आपको जैसे मान लो कि अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस के या सर्विस के बारे में आपने दुनिया को बताना है, तो आप क्या करोगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ठीक है। उसमें सारे डिजिटल जितने भी वेबसाइट ओनर हैं उनको बुलाओ जो न्यूज़ लिखते हैं, वो आएंगे और आपके बारे में आके आपका पूरा आर्टिकल कैप्चर करेंगे और आपके बारे में लिखेंगे। और रीड मोर पर वहाँ से जब कोई यूज़र क्लिक करेगा वो कहाँ आएगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैक लिंक, कि हमने आर्टिकल तो कहीं और पढ़ा लेकिन वहाँ पढ़ने का जब मैंने क्लिक किया तब मुझे उस वेबसाइट के बारे में पता चला कि ये कोई वेबसाइट होती है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे नहीं पता अमेज़ॉन जैसी कोई वेबसाइट होती है, मुझे ये पता है कि मुझे गर्मी आ गई, एयर कंडीशनर खरीदना है, तो मैंने क्या बोला, टॉप 10 एयर कंडीशनर इन इंडिया 2025 चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ नाम आगे लिखे, लेकिन नीचे देखो एक मिंट है। मिंट किसका है, टाइम्स वालों का है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा 2025 के एसी के लिए। अब मिंट वालों को एसी के ऊपर लिख के क्या फ़ायदा हो रहा है,
लेकिन उन्होंने न्यूज़ लिखी, देख रहे हो क्या लिखा, बेस्ट एसी ब्रांड्स इन इंडिया 2025 टॉप 10 पिक विद स्मार्ट कंट्रोल्स, एनर्जी एफिशिएंसी एंड लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी। तो मैंने तो कुछ ऐसे ही लिखा था ना, कीवर्ड सर्च किया था, मैच कर गया मेरा कीवर्ड, तो उसने मुझे ढूंढ निकाला यहाँ पर। अब देखो सारे क्या लिखे हो यहाँ पर, अमेज़न, इसके अलावा आपको कोई दूसरी वेबसाइट ही नहीं मिलेगी। सारे अमेज़न के एसी आ रहे हैं, यहाँ जाओ नीचे, सब आपको अमेज़न के लिंक मिलेंगे टोटल, ठीक है। यहाँ फ्लिपकार्ट का एक आपको ऐड इसमें दिखाई, फ्लिपकार्ट का लेकिन नहीं है क्लिक, कहाँ पर है, अमेज़न। ऐसा क्यों, देखो जब भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा रैंकिंग वाइज, जैसे कि हायर के एसी है, यहाँ पर आप देखो अलग अलग मॉडल उन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब यहाँ नीचे आते हैं, इन्होंने 1 बाय 1 लिखा है कि भाई नंबर 1 पर ये वाला मॉडल है, नंबर 2 पर LG का 1.5 टन का एसी आ रहा है, नंबर 3 पर सैमसंग का आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जब मैं यहाँ से इसको गेट करूँगा, क्या रेट आ रहा है, 44,990, 44,990, 44,990, दोनों पर सेम है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर लिंक नहीं दिया इन्होंने। क्यों नहीं दिया, क्योंकि फ्लिपकार्ट से इनकम नहीं होती है इनको। यहाँ देख रहे हो कुछ ऊपर ये लगा हुआ है कोड, ये कोड क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़ॉन जो होता है वो इंडिया में एफिलिएट से सबसे ज़्यादा लोगों को बिजनेस देता है और वहीं से सबसे ज़्यादा सेल भी करता है। अगर मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पर आऊँगा तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर, बिकम एन एफिलिएट, ठीक है। आप यहाँ जाइए, साइन अप कीजिए, रिकमेंडेशंस की पूरी कीजिए और अपनी अर्निंग अप टू 10% पर प्रोडक्ट स्टार्ट करिए। तो अंकिश को और आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी कोई वेबसाइट बना लो, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट उठाओ बढ़िया बढ़िया, उनको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, अपनी वेबसाइट पर लगाओ, कोई वहाँ से क्लिक करके जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, अमेज़ॉन की वेबसाइट पर। अब अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जब वो कोई क्लिक करके पहुँचेगा ना, तो वहाँ पर क्या होगा, एक ट्रैकिंग कोड होगा। अमेज़ॉन को ये पता लग जाएगा कि भाई अंकिश या फिर आपके शिवम की तरफ वेबसाइट से कोई बंदा मेरे पास पहुँचा है। अमेज़ॉन डायरेक्ट बेच रहा है 44,990 का, लेकिन एसी पर जो उसने कमीशन रखा होगा 5%, 7%, वो अमाउंट आपकी वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी पैसा कमाते हैं। जब सामान बिकेगा, जब ट्रेड होगी तभी तो कुछ मिलेगा ना, तो ट्रेड ही नहीं तो कैसे मिलेगा, तो समझ आया। तो इसीलिए कोई भी आप आर्टिकल अगर उठा के देखोगे, मैं इससे कुछ और दूसरा आर्टिकल उठा लेता हूँ, लेटेस्ट एसी प्राइस लिस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ देखो, फ्लिपकार्ट 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 अमेज़ॉन, ठीक है, डाल दिया इन्होंने, क्योंकि इनका ये पूरा गैजेट 360 कॉमन प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं कोई ब्लॉग ढूंढने की कोशिश करूँ, जैसे हाउस ज्ञान, इधर आते हैं, नीचे आइए, सारे एसी की लिस्ट है यहाँ पर, इन्होंने क्लिक कोई दिया है यहाँ पर, इन्होंने किसी वेबसाइट को प्रमोट नहीं किया अपने, क्योंकि एक अगेन कॉमन प्लेटफॉर्म है। और नीचे आते हैं, ये देखो जागरण, कहाँ भेज दिया मुझे, दैनिक टैकिन का, ये देखो टैग लगा रहा है इसके अंदर, कोड आपका जागरण वालों का एफिलिएट का कोड आ गया, टैग इक्वल टू। तो हर न्यूज़पेपर आर्टिकल बना रहा है, वो कहता है न्यूज़ तो मैंने डाली थी, दुनिया को बताया था, तो मुझे क्या फ़ायदा। तो फ़ायदा उसको ऐसे मिल रहा है कि जैसे कि वहाँ से क्लिक करेगा, अरे अमेज़ॉन सामान उसने खरीदा, जागरण के अकाउंट में पैसा, समझ गए। इसी को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो हमने क्या समझा भी, बैकलिंक, ठीक है, कि भाई जागरण पे आर्टिकल है, जागरण पे मैंने सामान पे क्लिक किया, मैं कहाँ चला गया, अमेज़ॉन में, दिस इज अ बैकलिंक। तो क्या हो सकता है कि भाई अमेज़ॉन की टीम हो सकती है, अब वैसे पहले करना पड़ता, अब नहीं, क्योंकि अमेज़ॉन जब पैसा खुला दे ही रहा है पर सामान के ऊपर, तो लोग खुद लिखते हैं अपना इनिशिएटिव, भाई ये बेस्ट एसी अमेज़ॉन से खरीद लो, या ये बेस्ट सामान है अमेज़ॉन से खरीद लो। आपने यूट्यूब वगैरह के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आपने
बहुत सारे ऐसे देखेंगे अनबॉक्सिंग के वीडियोस, तो वो सामान खरीद के अनबॉक्स कर रहे होंगे, उसका बाद क्या कहेंगे कि भाई इसका सामान का परचेज लिंक, शॉपिंग लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगेन वो क्या है, एफिलिएट। उसने सामान खरीदा, उसका लिंक लगा दिया, जैसे कोई उसको देख के इन्फ्लुएंस होकर खरीदेगा, उसकी इनकम उस बंदे को जाएगी जिसने वीडियो दिखाया। ठीक है, कौन है ऐसा जो आज के डेट में चैरिटी कर रहा है कि भाई ठीक है मैं तुम्हारे लिए सामान खरीदूंगा, अनबॉक्स करूंगा। ऐसी एक ना बिहार का बंदा है, वो क्या करता है, आपने अगर देखा होगा उसका वीडियो, तो वो नहीं आता ये जो प्रेशर वॉशर होते हैं, तो उसका वो नए नए खरीद कर वो कर रहा होता है, रिव्यू कर रहा होता है, देखो भाई सब ये ईट भी काट देता है, इतना ज़बरदस्त प्रेशर है इसका। इस तरह के उसका काम ही यही है, और कंपनी उसको आज के डेट में अपने प्रेशर वॉशर देके जाती है, भाई रिव्यू करो। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल का क्रेजी बंदा है, और वहाँ से वो दिखा दिखा के उसको लोग देखते हैं, अच्छा भाई इतना ज़बरदस्त प्रेशर है। अब जैसे ट्रक है, ट्रक हैवी ड्यूटी होता है, उसके ऊपर पेंट प्रोडक्शन का तो कुछ ध्यान ही नहीं रखना था भाई, वो कीचड़ में जा रहा है, 2-3 हज़ार किलोमीटर का ट्रिप मार रहा है, तो उसको डिटेल में साफ़ करने के लिए बहुत हैवी प्रेशर चाहिए होता है, तो उस तरह के लोग लेते हैं उन चीज़ों को। अब कोई चीज़ जब तुम चलाओगे नहीं, दिखेगा नहीं, तो तुम कैसे खरीद लोगे उसको? ले तो लिया, यार इसका प्रेशर बहुत अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आया इसके अंदर, लेकिन जब वीडियो में तुम्हें दिख गया तो तुमने वही पर्टिकुलर मॉडल ले लिया। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा भी फ़ायदा हो गया, उससे क्या हुआ, जब तुमने उसके लिंक के थ्रू गए थे तो उसका भी फ़ायदा हो गया। ठीक है, फिर वो गिव अवे करते हैं, तुम सारे प्रेशर वॉशर का क्या करेगा, फिर वो एक लकी विनर निकाल देता है, किसी को देता है, तो उसका नाम हो गया, तो लोग उसको बैठ के देख रहे हैं, भाई से क्या था मेरा नाम आ जाए प्रेशर वॉशर में। तो लोग ऐसे घेरते हैं लोगों को, दिस इज कॉल्ड इंगेजमेंट। ठीक है, कैसे लोगों तक रीच बनानी है अपनी। यूआरएल स्ट्रक्चर जो हम लोग यहाँ देखते हैं कि पेज का नेम क्या रखना होता है। URL that are well structured make it easy for search engine to identify the correct links. The URL of web pages are of great importance from the perspective of search engine optimization. Since search engines display URLs in the search result, so URL can impact visitor traffic to the websites and visibility. Search engine also use URL in ranking the website. अब आपने जैसे HTML पढ़ रखा है, तो क्या होता है, जब हम किसी वेबसाइट को सेव, पेज को बना के सेव करते हैं, तो हम उसका नाम ऐसे रखते हैं, जैसे इंडेक्स हो गया, सर्विस हो गया, अबाउट हो गया। तो ये नाम रख के कोई फ़ायदा नहीं है, आप कभी रैंक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इस नाम से कौन ढूंढेगा तुम्हें, तो उसमें कुछ कीवर्ड तो होने चाहिए ना। जैसे मैंने अभी अरीना का दिखाया आपको URL, एनिमेशन VFX एडवांस प्रोग्राम। अब कोई एनिमेशन VFX अगर सर्च करेगा तो ये पेज वहाँ दिखेगा। अब तुमने खाली रख दिया इसका नाम APAB, है ना। अब किसको पता है APAB क्या होता है? किसको पता है इसकी फुल फॉर्म? नहीं पता ना। तो URL आपका जो होना चाहिए वो सर्चर की इंटेंट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है उस हिसाब से। आपको अच्छा लग रहा है तो आप ही को ही पता होगा, दुनिया को नहीं पता होगा। और हमें दुनिया तक वेबसाइट को लेके जाना है, ना कि अपने लिए हमने वेबसाइट को बनाया। वो सिर्फ होम पेज का होता है, यानी कि जब पहली बार वेबसाइट खुलती वो होता है इंडेक्स। उसके बाद के पेजेस तरीके से होने चाहिए, जैसे आर स्टोरी, अलाइंस, यहाँ पर ये चीज़। ठीक है। Some guideline can be followed, which most of the search engines write search-friendly URLs for web pages. Focus on constructing URLs that are shorter in length. Use URLs that are readable properly by user. Use minimal parameters, numbers and symbols in your URL, such as question mark or equal to. Ensure appropriate usage of keyword. Think as a user or visitor when constructing your URL. आपने अपनी सहूलियत नहीं देखनी है, एंड यूजर किस तरह से ढूंढ सकता है वो दिमाग लगाना है, तब बनेगा एक बढ़िया URL. Some guideline can be followed, which most of the search engine write search friendly URLs for web pages. Do not use very complicated URL with many parameter. Do not have URL with many shorting parameter. Remove broken links URL with spaces. Remove dead link or URL that point to no pages और पेज नॉट फाउंड 404 एरर। पता चला आपने
कोई वेबसाइट बनाई 20 पेज की, लेकिन 5 पेज आज आपको लगता है 2025 में कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लिंक रह गए, पेज डिलीट कर दिए, तो जब कोई टैप करेगा 404 नॉट फाउंड, तो वो गलत इम्पैक्ट डालेगा। डू नॉट ओवर स्टफ अ यूआरएल विद मल्टीपल कीवर्ड, मीनिंगफुल 2-3, इससे ज़्यादा नहीं। तो यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो जैसे हमने यहाँ पर देखेंगे ढूंढने का तरीका। तो यहाँ देखो एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है क्या है, फ्लोरिडा के अंदर होटल्स की। तो टॉप 10 बेस्ट फ्लोरिडा बीच रिजॉर्ट, दी 10 बेस्ट फ्लोरिडा लग्जरी रिजॉर्ट्स, दी 10 बेस्ट फ्लोरिडा ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट्स, दी 10 बेस्ट लग्जरी बीच रिजॉर्ट्स इन फ्लोरिडा, टॉप 20 होटल्स इन फ्लोरिडा रीडर्स चॉइस अवार्ड्स 2015। तो यहाँ पर ये तो हो गया टाइटल। अब यूआरएल पर ध्यान से देखो क्या लिखा है, होटल लिस्ट फ्लोरिडा बीच रिजॉर्ट्स, ठीक है, फ्लोरिडा होटल्स रिजॉर्ट्स, ठीक है, फ्लोरिडा होटल्स। तो यहाँ देखोगे टॉप होटल्स इन फ्लोरिडा रीडर्स चॉइस अवार्ड 2015। तो ये तो नीचे यहाँ देख रहे हो ना, ये होते हैं यूआरएल, और ऊपर जो आते हैं बड़े बड़े आते हैं क्या है, टाइटल, ठीक है। URL structure, there are various tools that can help you identify broken and dead links, and also helps in creating search friendly URL. For website in WordPress, broken link checker is one such tool that helps to correct broken links. अब broken link checker का काम क्या है, वो ढूंढ के निकाल लेगा कौन से लिंक आपने डिफाइन किया जिसके ऊपर कोई भी पेज एसोसिएट नहीं है, तो वो क्या होगा आपको बता देगा और आप उन लिंक्स को हटा सकते हो वहाँ से। तो ये प्लगइन आता है ब्रोकन लिंक चेकर जो वर्डप्रेस में चलता है। फिर आते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या है भाई, जो मैंने यहाँ भर के डाले हुए पीछे देख रहे हो, मेटा 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 इतने सारे। हाँ, मेटा गूगल का नहीं होता, किसने बोला गूगल का होता है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ देख रहे हो एसईओ कितना स्कोर आ रहा है मेरे वाले पेज का, 92, बेस्ट प्रैक्टिस 79, 82, 81 परफॉर्मेंस, हर एक चीज़ बढ़िया जा रही है पेज की। चलिए हम कहाँ पर थे, इधर। तो मेटा टैग्स आर टैग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द हेडर ऑफ अ वेब पेज, यानी कि हेड एलिमेंट के अंदर जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, मेटा होते हैं। ये देखो हेड यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, इसके अंदर हमने काफ़ी सारे मेटा का इस्तेमाल किया। These tags have various attributes that can be used to provide information about a web page. जैसे कि सबसे बेसिक मेटा क्या है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड एंड रोबोट्स। तो क्या हमने इनको अपने पेज में यूज़ किया, तो मेटा में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, रोबोट्स लगाए मैंने चार सारे। रोबोट्स को हमने क्या बोला, मैंने बोला इंडेक्स कोमा फॉलो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने गूगल को ये बोला या जितने भी सर्च इंजन उनको मैंने ये बोला कि इस पेज को इंडेक्स करो और फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि आपका वेब पेज कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन लाइव है, तो आप रोबोट्स को जाके बोलोगे नो फॉलो, तो ये पेज आपका नो फॉलो हो जाएगा, इंडेक्स नहीं किया जाएगा। तो टाइटल टैग की बात कर लेते हैं। पेज टाइटल्स इन्फॉर्म द यूजर एंड सर्च इंजन्स अबाउट द टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन contained in a web page. They are created using the title tag that is ideally unique for each page on website. The title tag is placed in the head section of the HTML web page. The keyword in the title tag can include the following information. Example, name of the website or business names such as AppTech Learning Services or AppTech Computer Education. Next, जियोग्राफिकल लोकेशन सच एज चाइना, यूएसए, साउथ अफ्रीका। तो जैसे कि जब हमने अपना यहाँ कॉन्फ़िगर किया, तो एक तो मैंने अपने आपको बेस्ट बताया एनिमेशन इंस्टीट्यूट, कहाँ पर हूँ मैं, दिल्ली के अंदर हूँ। तो इस तरह से फॉर्म करना चाहिए। मेन ऑफरिंग ऑन फोकसेस एरियाज सच एज ऑफशोर कंटेंट डेवलपमेंट,
और पाइनियर इन आईटी एजुकेशन। तो ये एक एग्जांपल है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कि आपकी ऑफरिंग, आपकी सर्विसेज, आपके कीवर्ड्स, आपकी लोकेशन, आपका ब्रांड नेम, इनको टाइटल में मिक्स करो, तब जाके एक बढ़िया टाइटल फॉर्म होता है। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन। Meta description tag is used to optimize a web page. It provides a summary of content of the web page, some guidelines for properly using meta description in a web page are as follows. Ensure that the meta description used are of high quality, यानी कि जब भी हम लोग पेज को डिस्क्राइब करें, जो 160 कैरेक्टर में लिखना है, दी बेस्ट लिखना है, जो पूरे पेज को समझा दे 2 लाइनों के अंदर कि आपका पेज किस बारे में है। जैसे हमने अपना डिफाइन किया यहां पर। Arena Animation, a pioneer in the global media and entertainment training industry offshore, offers power-packed courses that helped you shape your career, creative career. ठीक है, तो इतना हमने बता दिया अपने पेज के बारे में, मोर देन इनफ है। ठीक है, ना ज़्यादा लिखना है, क्योंकि ध्यान रखना एंड यूज़र बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो ये हम उसके लिए लिख रहे हैं जो एल्गोरिदम्स है, जो पेज को समझे और उसके हिसाब से हमारे पेज को रैंक कराएं। एंड तो ये हो गया। Ensure that the meta tag include structure information relevant to the web page. For larger database driven websites such as e-commerce website, manual description can be impossible. अब इसका क्या मतलब है भाई, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पर अगर मैं एक यहाँ से कैटेगरी ओपन कर लेता हूँ टी शर्ट, तो टी शर्ट में अगर मैं जाता हूँ 14,800 टी शर्ट है, तो 14,800 टी शर्ट का मैं नहीं लिख सकता डिस्क्रिप्शन एज ए स्टैटिक डिज़ाइनर। तो क्या होता है, जब कोई वेब पेज अपलोड किया जाता है, जब कोई प्रोडक्ट अपलोड किया जाता है, तो उसके बारे में 1 लाइनर 2 लाइनर पहले से यहाँ पर आपके लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखोगे लिखा है इसका, अब अगर ऊपर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, ठीक है, मैन नॉटेड नेक बेज टी शर्ट, और ये देखो यहाँ पर यूज़ किया। तो ये क्या होता है डायनामिकली, तो जैसे PHP अगर हम लोग वो पढ़ते हैं MySQL, तो हम लोग टाइटल और डिस्क्रिप्शन को डायनामिक कर देते हैं। जो प्रोडक्ट का नेम होगा, जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाए। क्योंकि अब मान लो कि इसकी 10 ही यूनिट थे, 10 बिक गए, उसके बाद क्या ख़त्म हो गया। तो इसलिए इस तरह की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर, सब डायनामिकली काम चल रहा होता है। एंश्योर यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर ईच वेब पेज ऑफ वेबसाइट, यानी कि टाइटल और उसके बारे में जो आप 2 लाइनर लिख रहे हो, हर पेज का अलग होगा, एक ही नहीं होगा सबके लिए। एंश्योर दैट अ मेटा डिस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद ईच वेब पेज ऑफ द वेबसाइट। रिच स्निप्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड मार्क अप कंटेंट टू द सर्च इंजन। Rich snippets are not mandatory for a search engine friendly design. Various search engines provide tools to create rich snippets. Rich snippets क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को सर्च किया, लेकिन गूगल के अंदर ही करना है हमें, ठीक है। दिस इज माई रिच स्निप्स, यानी कि मेरी वेबसाइट में मेजर चीज़ें क्या हैं। एक तो क्या, वेबसाइट पे जा सकता है बंदा, उसके बाद में वो डायरेक्ट यहाँ से अपॉइंटमेंट मुझसे हो सकता है कनेक्ट करना, मेरे बारे में जानना चाहता है, मेरी सर्विसेज के बारे में, मेरी प्राइसिंग के बारे में, तो सब आगे लिखा हुआ ऐसे ही। है ना। Keyword research. Keywords are popular terms that are attributed to a certain website. The right keyword must be selected to direct the users to accurate and useful result. Keyword from the foundation of SEO and play an important role in optimization. An SEO consultant must take care to determine and shortlist keywords that are most relevant to the products or services offered by the website. A web page containing repeated keywords may be considered spam. अगर आप एक कीवर्ड को बार बार स्पिन करोगे अपने कंटेंट के अंदर,
तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करके आप रैंक तो कर जाओगे बहुत जल्दी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। जिस दिन गूगल ने ट्रेस कर लिया कि आपने मिसयूज़ किया, मेरी पॉलिसीज़ का वायलेशन किया है, उसी दिन आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, गलत काम नहीं करना। Sitemap and robo.txt. A sitemap is a list of files that provide information to search engines for crawling your website. Sitemaps help search engine to classify content on website. दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है सभी का अपना एक साइट मैप होता है। जैसे कि एक न्यूज़ की वेबसाइट है, अब इनके साथ हमने काम किया हुआ है। एक दिन में मिनिमम 650 से 1400 न्यूज़ आती हैं। देखो, हमेशा हर वेबसाइट के रूट पर होता है साइट मैप, ये एक्सएमएल में बना होता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसका फ़ायदा बताता हूँ। जब भी कोई न्यूज़ बनेगी आप गूगल को बताओगे, तो जैसे कि ये हमारा साइट मैप है न्यूज़ का। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर और ढेर सारी न्यूज़ निकलेंगी, निकली यहाँ पर। ठीक है, अब मान लो मैं एएनआई की वेबसाइट से कोई भी एक न्यूज़ उठाता हूँ, ध्यान से देखो क्या इसमें कहीं एएनआई का जिक्र है? नहीं है। अब ये न्यूज़ कितने बजे आई थी? 8:54 पर। ठीक है, चलो गूगल में आते हैं, मैंने जस्ट सिंपल सर्च कर दिया इसको, क्या दिख रहा है? 23 मिनट पहले। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जब एएनआई ने वो न्यूज़ लिखी, लिखते उसका साइट मैप बना। साइट मैप गूगल को पता था, गूगल में पुश हुआ कि भाई एक नई न्यूज़ आई है, गूगल ने इसको तुरंत रैंक कर लिया। ऐसे पेज रैंक होते हैं। मैंने तो नहीं बताया कि भाई ये न्यूज़ कहाँ से है, नहीं बताया था ना ऐसा कुछ, लेकिन इसने पता लगा लिया। कैसे? वो भी टाइम के साथ, 23 मिनट पहले ही बस। तो ये होती है साइट मैप की पावर। तो जब कोई वेबसाइट बनाओ तो साइट मैप के बारे में नहीं भूलना है। तो हमने भी अपनी जब वेबसाइट बनाई यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना साइट मैप हमने बनाया था। ठीक है, तो हर वेबसाइट का बनता है। स्टैटिक वेबसाइट में जब आप कोई काम करोगे, जो जैसे तुम पढ़ के आए हो HTML CSS, तो तुम्हें जितने भी पेज नए बनाओगे उतनी बार साइट मैप के अंदर जाके तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। डायनामिक वेबसाइट जो होती हैं जैसे वर्डप्रेस, वहाँ पर जैसे पेज बनाओगे साइट मैप के अंदर अपना आप एंट्री चली जाती है कि एक नया पेज बना है, और मुझे गूगल को भी नहीं बताना, वो गूगल से ऑलरेडी कनेक्ट है। गूगल जैसे ही चेक करेगा उसको फटाक से इंडेक्स कर देगा। A sitemap is a list of files that provide information to search engines for crawling your website. Sitemap helps search engines to classify content on website. Sitemap के टाइप्स होते हैं, जैसे कि XML, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला साइटमैप ये है। ये दो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज मैंने बोला था XML में बनता है। फिर क्या है? RSS, इसकी फुल फॉर्म होती है रियली सिंपल सिंडिकेशन और रिच साइट समरी। और थर्ड होता है टेक्स्ट फाइल। साइटमैप के साथ में एक और चीज़ आती है robot.txt। ये क्या होता है? इसको भी हमने अपनी वेबसाइट में यूज़ किया है, तो यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर कुछ चंद लाइनें लिखी होती हैं, जैसे कि यूज़र एजेंट, हमने क्या लगा रखा है यहाँ पर? स्टार। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी सर्च इंजन्स हैं, उनके जितने भी बॉट्स हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। हमारी वेबसाइट पर आइए और हमें इंडेक्स कीजिए। ठीक है, डिसअलाउ ब्लैंक है, डिसअलाउ CGI-bin यहाँ लिखा हुआ है। हम
सर्च इंजन को ये बता रहे हैं कि भाई हमारी फालतू की फाइलों से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ इस फाइल की बात करें sitemap.xml, इसमें जितने भी तुम्हें लिंक्स मिलते हैं सबको दुनिया को दिखाओ, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि क्या हो सकता है, साइन इन, साइन अप, उनसे क्या लेना देना किसी का नहीं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग डिसअलाउ में पास कर देते हैं। तो डिसअलाउ में जैसे हमने ये डायरेक्टरी बंद की, ऐसे डिसअलाउ में हम यहाँ पे कोई और फोल्डर भी बता सकते हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। और जिसके आगे डिसअलाउ नहीं लिखा होता वो सब अलाउड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ देखेंगे ANI की वेबसाइट के अंदर। रोबोट्स होता है, मेरा S छूट गया है, तो क्या लिखा रहा है, सभी का मोस्ट वेलकम, डिसअलाउ। भाई मेरी वेबसाइट में लॉगिन साइन अप में जाके तुमने क्या करना है, तो आप वहाँ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये ANI की वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ के लिख देता हूँ एडमिन, तो ये लॉगिन साइन अप खुल गया ना। तो इसको मुझे दुनिया में इंडेक्स करा के क्या फ़ायदा, ये तो मेरे लिए ना, एंड यूज़र क्या करेगा यहाँ के, इसलिए सिर्फ हम लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि हमने इस पे काम किया। हाँ, ऑनर भी नहीं करेगा। ऑनर को क्या करना है, ऑनर के पास इतना टाइम रहेगा, जाकर न्यूज़ बना के डालेगा। वो डालेंगे जो वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, जो न्यूज़ लिख रहे हैं। इसके बाद हमने 2 साइट मैप बनाए, एक गूगल के लिए और एक अपना अलग। गूगल को तो तुरंत पता चलता है, वो इस वाले साइट मैप से पता चलता है। यूज़र एजेंट हमने सबको वेलकम किया। डिसअलाउ, सर्च से कोई लेना देना नहीं, कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं, न्यूज़ के एलेक्सा से कोई लेना देना नहीं आपका, बस इनसे लेना देना है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, साइट मैप और robot.txt ज़रूर होने चाहिए आपके। आई होप प्रैक्टिकली समझ में आ गया हो अच्छे से कैसे काम करती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर the robot.txt file is a text document that is placed in the root directory of the website. The file contains instruction that inform the search engine about what they are allowed and not allowed to access while crawling website. 2 पैरामीटर है, one is user agent and second is disallow. यूज़र एजेंट में यहाँ पे क्या लिखा है, गूगल बॉट। गूगल बॉट का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ गूगल अलाउ है, फिर क्या नहीं अलाउ गूगल के लिए वो हमने सब बता दिया यहाँ पर। फिर हमने उसके बाद बोला सब अलाउ है, लेकिन फोल्डर में डायरेक्टरी में नहीं जाना, एडमिन में, कैटलॉग में, कस्टमर में, फाइल में, इमेजेस में, इंक्लूड में, मेल में, मॉड्यूल में, यहाँ से कुछ मत उठाओ। तो ऐसे बताना पड़ता है। नेक्स्ट, मोबाइल सर्च। With more and more people accessing mobile to search for content, many search engines have provided mobile friendliness guidelines for website owner. Mobile friendliness for website is essential these days, else user or customer may not be able to view web page properly. Search engines also provide mobile friendly searches to their user. Google also provide a tool to check for mobile friendliness of a web page. जैसे मैंने अभी आपको चेक करके दिखाया था। तो मोबाइल के लिए क्या है, जैसे कि हमने जो अपनी वेबसाइट बनाई थी, ये वेबसाइट है। अब ये क्या डेस्कटॉप यूज़र के लिए, क्या हो कि मोबाइल यूज़र मोबाइल में चलाना चाहे इसको, तो देखो मोबाइल के हिसाब से कन्वर्ट होगी अपने पूरी वेबसाइट, ठीक है। जो मेन्यू है वो सब यहाँ आ गए नीचे इधर। तो यही होता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ठीक है, यानी कि आपका डिज़ाइन मोबाइल के हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाना चाहिए, और अगर कोई डेस्कटॉप पर चला रहा है तो डेस्कटॉप के हिसाब से एडजस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, mobile search. Some of the guidelines for mobile friendly page are provided by Google are as follows. Do not use script on web pages that do not run properly on mobiles. इसका क्या मतलब हुआ, जब हम लोग कोडिंग सीख रहे होते हैं तो हमारा बड़ा मन करता है हम अच्छी अच्छी जावास्क्रिप्ट लगाएं, पेज के अंदर ज़बरदस्त इफेक्ट लगा दें, बड़ा मन करता है, लगा सकते हो। लेकिन अंकिश ने मुझसे पढ़ा हुआ है वेब डिज़ाइनिंग, मैंने हमेशा जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए मना किया। उतना लगाओ जितना मोबाइल चला सके,
कंप्यूटर तो चला लेगा, मोबाइल नहीं चला पाएगा। और जितनी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट होगी उतना पेज स्लो होगा, और अगर आपका पेज में जावास्क्रिप्ट ज़्यादा होगी, पेज स्लो होगा, 2.5 सेकंड में नहीं खुलेगा, तो आप टॉप में कभी भी रैंक नहीं करोगे। टेक्स्ट फॉन्ट यूज्ड शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। अब जब मैं मोबाइल पे देखूँ, मोबाइल का डिस्प्ले वैसे ही छोटा होता है, तो क्या होगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल फ्रेंडली कम से कम 16 पिक्सल का फॉन्ट आप रखो वहाँ पर। कंटेंट शुड एडजस्ट एज पर स्क्रीन साइज टू अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बाय यूजर। जैसे कि मेरी वेबसाइट अभी क्या था, जैसे हमने क्लिक किया अपने आप एडजस्ट हो गई, तो देखो हॉरिजॉन्टल तो कुछ नहीं हो रहा ना, सिर्फ वर्टिकल चल रही है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, जैसे कि फ्लिपकार्ट। अगर मैं फ्लिपकार्ट के पेज को छोटा करूँगा तो यहाँ पर ये देखो, अच्छा इन्होंने नए वाले में कर दिया। अमेज़ॉन में देख लेते हैं एक बार। स्क्रॉल हो रहा है ना हॉरिजॉन्टल, ये चीज़। हम अपनी वेबसाइट की भी बात कर लेते हैं। तो हमने मोबाइल के लिए बनाई हुई है या फिर डेस्कटॉप के लिए बनाई है सीधे, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल पर आते ही खुद से एडजस्ट होगी, ठीक है। बट अमेज़ॉन के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। buttons or links that are clickable should be at a distance so that user can tap them correctly। अब कई बार कहते हैं मोबाइल पर हम लोग लिखाते हैं तो रिस्पॉन्सिव होता है तो चीज़ें चिपक जाती हैं आपस में। मैं क्लिक तो करना चाह रहा हूँ ऐड टू कार्ट को, लेकिन क्लिक हो रहा बाय नाउ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। SEO टूल्स, गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड्स कंप्लीट एनालिटिक्स ऑफ अ वेबसाइट including search traffic, search query, traffic source and so on। गूगल सर्च कंसोल, जिसको हम लोग पहले गूगल वेब मास्टर बोलते थे, गूगल सर्च कंसोल helps site to become more search engine friendly। It indicates when SEO efforts need to put in on the website। Bing webmaster tool, ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है। These tools help website to get optimized for Bing search engine। Summary of this session: a well thought and planned SEO strategy works well as compared to a strategy which is done with very little research and analysis। URL that are well structured make it easy for the search engine to identify the correct links। Use minimal parameters, numbers and symbols in your URL such as question mark or equal to or other symbols in the URL। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप फ्लिपकार्ट पर आओ, आप कोई भी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करो तो देखो ऊपर एक क्वेरी चलेगी, देखो क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, इक्वल टू भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सर्च फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि इस नाम से क्या सर्च करेगा कोई, देख रहे हो सब कोड ही कोड भरा पड़ा है इसके अंदर। है कुछ तुम्हारे समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखा ऊपर, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अभी तक चले जा रहा है URL, देख रहे हो इतना लंबा। अब जरा इसको मैं नोटपैड पे पेस्ट करके दिखाता हूँ कितना लंबा है, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, कोई सेंस नहीं ना इसका। तो इस चीज़ का हमें खास है, भरे पड़े परसेंट दिस परसेंट दिस परसेंट दिस। अब ये सब क्या है, ये एनकोडिंग है सब, ठीक है, जो उसने चेंज कर दी अपने हिसाब से। तो कभी भी ऐसे इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू भर भर के नहीं होने चाहिए, एक दो है चलता है। मेटा टैग्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेब पेज इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। Meta title tag or page title inform the user and search engines about the type of the information contained in the web page। Meta description tag provides a summary of content on the web page। Rich snippets provide structured and markup content to the search engine। Keyword from the foundation of the SEO and play an important role in optimization। A sitemap is a list of files that provide information to search engines for crawling your website। Robo.txt file is a text document that informs the search engine about what they are allowed or not allowed to access while crawling website। Mobile friendly web pages get higher search ranking on mobile searches।
तो ये था आपका टॉपिक आज का, एसईओ स्ट्रेटजी। तो पूरा 1 घंटा हमें लगा इसको कंप्लीट करने में। भले से क्लास लेट कंडक्ट हुई, 1 घंटे की पूरी क्लास आपको दी गई।